हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आपका आज फिर से स्वागत है एमसीक्यू मिक्स में। दोस्तों, आज के जो एमसीक्यू मिक्स हैं वो मैंने खुद नहीं बनाए हैं, वो आपके वेरियस एग्ज़ामिनेशंस जितने भी हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट सर्विस कमीशन के हों, वहाँ से उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following indicators is not used to calculate Human Development Index (HDI)? ठीक है जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, सोशल इनक्वालिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है सोशल इनक्वालिटी। दोस्तों, एक और चीज़ कि अभी रिसेंटली HDI में हमारा क्या रैंक रहा है इंडिया का, यह हम एक लेक्चर में क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको रिवीजन के लिए कह रहे हैं कि हमारा कौन सा रैंक रहा है। और एक नया इंडिकेटर भी ऐड किया गया है। कौन सा इंडिकेटर है? कार्बन एमिशन से रिलेटेड। तो आप हमारे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं लेक्चर सीरीज़ में, उसमें HDI से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। ठीक है जी, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। जो HDI है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर डेवलप किया गया है, किसने? यूनाइटेड नेशंस ने, टू असेस द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है और वो उसके मेन 3 इंडिकेटर्स क्या हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आप कितना जी रहे हैं, एजुकेशन मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, और पर कैपिटा इनकम मतलब आपकी इनकम कितनी है। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं और हर साल कुछ ना कुछ नए इंडिकेटर्स भी ऐड होते रहते हैं और उससे हमारी रैंकिंग आती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी किसने दिया था? ऑस्कर लुइस, अमर्त्य सेन, आशीष बोस, गुन्नर मर्डेल। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्कर लुइस। तो वो इसलिए कि ऑस्कर लुइस जो हैं उन्होंने कल्चर पॉवर्टी को टर्म दिया था। ठीक है जी, और किसमें? अपनी 1959 की बुक थी 5 फैमिलीज़। ठीक है जी, बेसिकली ये इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात करी है? स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं, स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं उन एरिया में पॉवर्टी किस तरीके से हो रही है, वहाँ पे पॉवर्टी का क्या है बेसिक चीज़। ठीक है जी, और इसमें उन्होंने देखा था कि फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस कि कितना मजबूर है, डिपेंडेंसी हो गई कि कितने ज़्यादा एक दूसरे पे निर्भर हैं, मार्जिनलिटी और पावरलेसनेस, इन सब पे बात की गई है। ठीक है जी, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। और कई बार द यूपीएससी एंड अदर सर्विस कमीशन टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस जो कि आपके आइडियाज़ या कोई टर्म कॉइन कर दिया है किसी इकोनॉमिस्ट ने, तो उस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन वाशिंगटन समिट ऑफ ILO इन द ईयर 1919। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडिया ILO का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? VP वाडिया, NM जोशी, CF एंड्रूज, जोसेफ बैप्टिस्टा। इसका सही आंसर है NM जोशी। अब मोस्टली जिन्होंने इसको पढ़ा हुआ है वो बोलेंगे सर VP वाडिया भी है, बट VP नहीं है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये देखिए, ये है बहमन पेस्टोंजी वाडिया। तो VP और BP में डिफरेंस आ गया। तो अगर आपने बिल्कुल ढंग से पढ़ा है तो आप ये करेंगे NM जोशी। ठीक है जी, लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप फिर कौन सा कर देंगे? VP। यही डिफरेंस आता है। ठीक है जी, तो नारायण मनोहर जोशी जो थे वो सेक्रेटरी थे सोशल सर्विस लीग के। ठीक है जी, बॉम्बे, इन्होंने पार्ट लिया था इसमें। और बहमन पेस्टोंजी वाडिया जो प्रेसिडेंट थे मद्रास लेबर यूनियन के, इन्होंने पार्ट लिया था, 2 लोगों ने इंडिया की तरफ से 1919 में वाशिंगटन में। ठीक है दोस्तों, तो ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रीजन ऑफ कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
देखिए दोस्तों, 370 तो गया, इट्स डन, बट 371 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? सही जवाब है हैदराबाद एंड कर्नाटका। दोस्तों अब जब 371 जे पे जाएंगे, ठीक है जी, ये बेसिकली सम कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं स्टेट्स को लेके। ठीक है जी, तो अब देखेंगे कि ये टोटल इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जे, उसमें आप इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको रट्टा ही मार लीजिए तो बेटर है। वो इसलिए क्योंकि इससे अगर एक या दो क्वेश्चन आ गया तो आप उसको लूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, कुछ जीएस में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें रट्टा मारना ही पड़ता है। ठीक है जी, तो देखिए 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, 371 ए नागालैंड के लिए है, बी असम के लिए, सी मणिपुर, ई आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, गोवा, हैदराबाद एंड कर्नाटका। तो दोस्तों इनको याद करना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं है, बट यू नीड टू क्रैम इट, समटाइम्स यू नीड टू क्रैम इट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से इसको कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, क्या है इसमें? इंडिया का रैंक जो था वो 34 था 2019 में। तो अब आप बोलेंगे सर 2020 में तो कुछ भी नहीं है, 2019 क्यों लेके आए? ये देखिए बायनियल है, मतलब हर 2 साल बाद आता है, तो इसका अगला जो है वो इस साल आने वाला है 2021 में। ठीक है जी, लेकिन अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है वो पूछा जा सकता है। और वैसे भी देखिए कि कोविड-19 की वजह से जो ट्रैवल जो है वो 2020 में बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। तो इस बार देखना चाहेंगे कि इंडिया का रैंक कहाँ पे है, लेकिन 2019 जो है वो लेटेस्ट माना जाएगा और उसका रैंक क्या था? 34th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ, तो ये निधि किस चीज़ के लिए है? जी हाँ, ये है यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स के लिए। ठीक है जी, इसके बारे में जानता है थोड़ा सा। तो निधि का मतलब क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, पहला पॉइंट। दूसरा है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ठीक है जी, और इसका मतलब क्या है? ये स्टूडेंट स्टार्टअप और स्टूडेंट इनोवेशन के लिए एक स्कीम बनाई गई है। देखिए जी, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो है एज ग्रुप, आजकल तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, तो 8 से लेके आप 25 27 भी रख सकते हैं। देखिए इतना ज़्यादा गैप है हमारे स्टूडेंट्स का। ठीक है जी, तो इसमें इनोवेशन जो है, इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, और प्रोत्साहित करने से क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होती है। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 8वीं क्लास में हैं और आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी है जो कि सोलर रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये स्कीम उसके लिए है कि आप प्रमोट करते हैं स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया भी है हमारा, और उन्हें इनोवेशन के लिए कि इनोवेशन जब भी किसी देश की होती है तो उसका R&D भी बढ़ता है और उसकी प्रोग्रेस भी होती है। ठीक है जी, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेल्थ मिनिस्टर? तो जी इसका बड़ा ही ईजी है आंसर, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होम मिनिस्टर के अंडर है। ठीक है जी, तो हमारे होम मिनिस्टर होने चाहिए, लेकिन नहीं, जब भी हमारे देश में कोई भी आपदा आती है तो उसको प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली एक ग्लेशियर, तो दोस्तों वैसे तो आपके ज्योग्राफी EPFO का पार्ट नहीं है, बट पता है ये ग्लेशियर कौन सा था? और उत्तरांचल में था, UK में, उत्तराखंड में था। ठीक है जी, तो
बताइए कि कौन से ग्लेशियर टूटा था जिसकी वजह से वो आपदा आई थी, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रोल है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करना किसके साथ? स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन संभालता है इसको? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डेप्यूटी कमिश्नर संभालता है, फर्दर एसडीएम। ठीक है जी, ये एक पूरा प्रोसेस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है जी। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो आपके लोग आते हैं वो वॉलेंटरली आते हैं, और यूजुअली क्या होता है उसमें, आर्मी से भी होते हैं, सीआरपीएफ से भी होते हैं, ठीक है जी, और पुलिस से भी होते हैं, और इन सब की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी, इट्स अ मिक्स, सबके मिक्सचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख जो थे वो इंडियन एक्टिविस्ट थे, थिंकर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे और राइटर थे। ठीक है जी, कहाँ से? महाराष्ट्र से। और इन्होंने 35 के करीब करीब बुक्स लिखी हैं, मतलब, और उनमें क्या थे, वो रिलीजियस भी थे, रिलीजियस बुक्स थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, लिटरेरी मैटर्स, मतलब ही वॉज अ वेरी रेनाउंड थिंकर एंड अ वेरी रेनाउंड रिफॉर्मर। मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही एक हाई स्टेचर के थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी थे। ठीक है जी, और ये एक जज भी थे और मेंबर थे किसके? गवर्नर जनरल काउंसिल 1880। ठीक है जी, तो 1880 में कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के? बताइए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है जी, तो गोपाल हरि देशमुख। देखिए दोस्तों, यूपीएससी जो है वो आपके इस तरीके के नाम लेके आएंगे जो कि आपने कई बार बहुत ज़्यादा सुने हैं, कुछ आपके प्रेडिक्टेबल नेम्स हैं। ठीक है जी, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपने नाम कभी सुने ही नहीं है, तो आपको वो नाम प्रेडिक्टेबल वाले तो आपको नाम आने ही चाहिए। वो उसका तो मतलब महात्मा गांधी हो गए, या फिर ज्योतिबा फूले हो गए, या जवाहरलाल नेहरू हो गए, जितने भी वो प्रेडिक्टेबल नेम्स तो छोड़ने ही नहीं हैं, वो तो आपने रिवाइज करने ही हैं। और हर लेक्चर में मैंने बताया है आपको कि उनकी जो आपकी बुक्स हो गई, या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या उनकी पब्लिकेशंस हो गई, या फिर उन्होंने सभा या समिति बनाई हुई है, उनके तो आपने करना ही करना है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो आप कई बार डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे गोपाल हरि देशमुख, तो उनके बारे में भी आपने जानना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ। ये ईडीएम है फ्रेज, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? जी हाँ, इसका मतलब है बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है जी, लॉ आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर, इसका मतलब है अनकन्वेंशनल अनप्रेडिक्टेबल। कि अगर आपको मैं कुछ चीज़ बोलता हूँ, जैसे कि कोई गांव में ज़मींदार है या कोई ऐसा हठी आदमी है, तो वो बोलता है मैं तो भाई वही करूँगा जो मेरा मन है, मतलब अपने डोंट फॉलो एनी रूल्स, डोंट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कि अ पर्सन इज लाइक ही इज़ लाइक अ बी अ लॉ इन टू योर सेल्फ, ही डज वॉट एवर ही फील्स लाइक। ओके, मतलब अपने ही चौड़ में रहता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ईडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है? An event or piece of news which is unexpected, desirable event or news, an event which takes place as planned, news which has been long expected but arrive late। तो इसका सही आंसर है an event और piece of news which is unexpected। जैसे कि इसका देते हैं आपको एक एग्जांपल बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एकदम से बिजली गिरी फ्रॉम द स्काई। ठीक है जी, जैसे कि his father met with an accident and that was a bolt from the blue for him। मतलब कि एक इतना ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिल गई, बेसिकली इसका शॉकिंग से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है जी, मतलब कि when he reached home
एंड ही सॉ दैट द लॉक वॉज ब्रोकन, इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फ्रॉम हिम। ठीक है जी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आज के लिए थे और ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट सर्विस कमीशंस की तरफ से। तो आज ये एक प्री मिक्स मतलब एमसीक्यू मिक्स टाइप्स में है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको कंटिन्यू करें कि आप किस टाइप के और क्वेश्चंस चाहते हैं। और आई होप कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आपके अराउंड 30 की डेज़ रहे हैं ईपीएफओ के लिए। तो अब आपको हम यही सजेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी। वो इस तरीके से कि अभी न्यू टॉपिक पकड़ना रहने दीजिए, मैथ्स और इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। साथ में करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवाइज ज़रूर कीजिएगा उन्हें। न्यू टॉपिक अवॉइड कीजिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और स्वस्थ हैं और सेफ़ हैं। टेक केयर।